साथियों, प्रयागराज की धरती एक ऐसी धरती रही है जहाँ पे अनेकों विद्वान, राजनेता एवं कवि निकलकर उत्तर प्रदेश में अपना, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अपना नाम रोशन करने का काम किया है। आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपसे रूबरू करवाने चल रहे हैं जिनका नाम आप यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से सुने होंगे, देखे होंगे। एक ऐसे ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं, राधे श्याम भारती जी। इनके जीवन के बारे में कुछ बातें आज करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। स्वागत, आप लोगों का अभिनंदन, आप इतनी दूर से आए जी। और कुछ ऐसी बातें पूछना चाहते हैं आप मुझसे जो लोगों को मेरे विषय में मालूम नहीं है। जी जी। लेकिन ये तो मेरे ऊपर है ना कि मैं किन बातों को बताऊं। जी। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बताने लायक, जीवन में किसी के जीवन की बातें वो बताता नहीं। आजकल हालात ये हैं कि आदमी की उन बातों को मत सुनिए जो वो कह रहा है, अंदाज़ा लगाइए कि वो क्या छुपा रहा है। तो ठीक है, स्वागत है आपका। तो सर, आपकी जो ये हास्य कविताएं हैं, आपका ये जो सफ़र कब से चालू हुआ है? क्या बताऊं, मंचीय सफ़र आप कहिए। जी जी। कि कवि सम्मेलनीय सफ़र जो शुरू हुआ, ये मुझे याद पड़ता है कि 2008 की बात है। जी। लगभग 12-13 सालों से आप जो है, हाँ, सफ़र चालू है। 13 साल हो गया, 13 साल हो गया। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, एकाएक। और होता भी कुछ नहीं यार, वो तो ईश्वर जो चाहता है और सरस्वती जैसा चाहती हैं वैसे भी ईश्वर जब चाहता है तब प्रेरणा देता है, आप नया कुछ करने लगते हैं। आपके अंदर वो बातें रहती हैं पहले से, लेकिन सुसुप्तावस्था में रहती हैं और प्रस्फुटित होकर मौका आने पर आगे निकलती हैं। तो 2008 की बात है, हमारे यहाँ हनुमानगंज में जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहीं एक कवि सम्मेलन हुआ। तो रात भर सेवा सत्कार में लगे रहे कवियों के, और फिर ऐसा मूड चढ़ा कि दूसरे दिन एक कविता लिख दी। 3-4 महीने के बाद एक कवि सम्मेलन में ऐसे लोगों ने मौका दे दिया, सुनाया तो फिर शुरू हो गया। और इस समय जो स्थिति है, माँ की कृपा है, आप जानते हैं उसके बारे में। सर, जैसे कि आपने जो कवि का सफ़र है आपका 2008 से शुरू हुआ, तो 2008 के पहले का क्या जीवन रहा है आपका? क्या करते थे आप? एक बात समझ लीजिए आप कि मैं पहले इसी विषय पर आता हूँ कि मैंने कहा एक शब्द की सुषुप्तावस्था में रहती हैं कुछ चीज़ें। कविता तो मैं प्राइमरी मिडिल में था तभी से थी। मुझको ख्याल पड़ता है, मैं हाई स्कूल में था और यहाँ से 3 किलोमीटर पर बलरामपुर इंटर कॉलेज है, वहाँ हाई स्कूल का विद्यार्थी था, 9th क्लास में था। तो जो वार्षिक पत्रिका छपती है विद्यालय की, उसमें मेरे हिंदी के गुरुजी, उन्होंने कहा कि कोई कविता लिख के दो। तो 3 पन्ने की एक कविता लिखा था मैंने। और अब तो लंबा समय बीत गया, उतना याद नहीं है, लेकिन उसके आप 9th क्लास दिमाग में रखिए। वो अब बात आगे बढ़ी है, वो अलग चीज़ है। नहीं तो 9th क्लास में मैंने लिखा था एक प्रकृति वर्णन में कि वो छटा मेघ की घटा मुग्ध थी मोरनिया और ब्याली, उदयाचल से मार्तंड देव की छिटक रही थी लाली, अटखेली करता त्रिविधि पवन बहता था मधुर मंद गत से, खगकुल स्वर लहरी भरता था उषा स्वागत में तन मन से, उस काल अरे वह ग्राम धान्य का धाम नहीं था ग्राम, स्वर्ग था भू पर, सुर सिर धुनते कोसते रहे निज भाग्य खड़े हो ऊपर। तो ये 9th क्लास में लिखा था और बड़ी इसकी सराहना हुई थी। अब जो मैं लिख रहा हूँ वो तो इसके एकदम अलग है, उलट है। तो कहीं न कहीं बीज रहता है, वो अंकुरित, वो मौसम मिल जाए अनुकूल तब होता है, वही हुआ। और कटा रहा मैं साहित्य से, कविता से। उसका कारण ये था कि बहुत अर्ली एज में, मुझको 19.5 वर्ष में, मैं जो अब BSNL हो गया है आपका, ये तब P&T हुआ करता था, पोस्ट एंड
टेलीग्राफ्स, बाद में टेलीकॉम हुआ, उसके बाद अब तो एबालिश हो गया, वो BSNL हो गया, उसमें मैं नौकरी करता था। जी तो मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा भाई। जी एथलेटिक्स मेरा 800 मीटर 400 मीटर रन ये मुख्य था। देहात से गया था तो कबड्डी ठीक खेलता था, क्रिकेट ठीक ठाक खेला, इलाहाबाद की A डिवीज़न लीग तो खेला ही। तो स्पोर्ट्समैन का जो ये हमारा सफ़र रहा, इसने फिर सोचना मतलब उस तरफ साहित्य की तरफ सोचने का वक्त ही नहीं मिला, बहुत ही व्यस्त जीवन रहा। तो ऐसा ही समझिए। और मैं करीब 47-48 वर्ष की उम्र तक स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा। कुछ तो ये कारण रहा साहित्य से कटने का। इसके अलावा भी सामाजिक गतिविधियां मेरी बहुत ज़्यादा थीं। जैसे रामलीला में पार्टिसिपेट करना, नाटकों में पार्टिसिपेट करना, कहीं इलाके में कोई फंक्शन किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान हो या साहित्यिक हो, कव्वाली हो, जवाबी कीर्तन हो, बिरहा हो, सब में पार्टिसिपेट, ऐसे साधारण पार्टिसिपेशन न समझिए, अनाउंसर का ही काम करना होता था। 4-5 वर्ष राजनैतिक सभाओं में भी पार्टिसिपेट किया। मैं जिला पंचायत सदस्य रहा 95 में। तो ये सब मिला करके वो जो साहित्य की ओर अभिरुचि है हमारी ना, वो कहीं दबी रही। पूर्ण रूप से 2008 से आपने 2008 से मैं कवि सम्मेलन के मंच पर आया और तब से अनवरत तो इधर ही लगा हुआ। सर एक चीज़ें मैं और जानना चाहता हूँ कि जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, तो इनका अपने देश में जो है बहुत सम्मान है। तो क्या सरकार इन साहित्यकारों और कवियों को मतलब कुछ बढ़ाने के लिए कुछ कार्य करती हैं या नहीं? नहीं, पुरस्कार देती हैं जी। अब उनका क्या आधार है पुरस्कार देने का, वही लोग जाने। जी। सरकार में भी तो समाज के ही लोग हैं। उन्होंने मान लीजिए सरकार ने जिन लोगों को पदाधिकारी बना दिया है, देखिए थोड़ा सा पक्षपात सब जगह होता है, वो हो ही रहा है, सब इस बात को मानते हैं। हालांकि मैं अपने विषय में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने को अभी तक कवि मानता भी नहीं हूँ। कविता कुछ अलग चीज़ है। हम लोग तो थोड़ा सा इधर उधर करके लोगों को हंसाते हैं, हालांकि उसी को इस समय ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि मेरी 2 कविताएं तो ऐसी वायरल हैं कि वो करोड़ लोगों ने देखा है। लेकिन जो सही कविता है, मैं तो अभी भी खुले मन से स्वीकार करता हूँ कि उस तरह की कविताएं नहीं है मेरे पास। उसका एक कारण ये भी है कि मैं देख रहा हूँ, मेरी एक पुस्तक है करुणा जिस दिन क्रांति बनेगी, 4 वर्ष पहले प्रकाशित हुई। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि अच्छे कवियों की कविता की पुस्तकें कोई पूछ नहीं रहा है, धूल फांक रही। एक तो जब से ये मोबाइल हाथ में आया है लोगों के, तो पुस्तकों को तो किसी भी तरह की कहानी, उपन्यास कुछ भी नहीं, और एकदम नहीं पढ़ रहे हैं लोग। रुचि तो छोड़ दीजिए। तो मेरे दिल में आया कि सब कुछ मिलाकर के कवि सम्मेलन से जितना हम लोग प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और अब तो बिना शर्म के मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रसिद्धि ही वहाँ नहीं है, पैसा भी है। और इस ज़माने में नितांत अर्थयुग है। पैसा नहीं होगा तो शौकिया आदमी बहुत दिनों तक कोई काम नहीं करता। तो हम लोगों की इतनी ज़्यादा रुचि इसीलिए है कि ठीक है, तालियां मिलती हैं, वाहवाही मिलती है, सम्मान मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ पैसा भी मिलता है। ऐसा ना हो तो फिर बहुत दिन तक शौक के मारे हम बैग ले करके इतनी दूर तो सफ़र नहीं करेंगे। कहाँ तक आप मतलब हाथ से कभी कविता कहने के लिए गए हैं? जहाँ तक इस समय मेरी कविता पहुँच गई है, पूरी सभी जगह पूरे भारतवर्ष में गया हूँ। हाँ, बाहर नहीं गया हूँ। बाहर जाने के लिए जो सलामी करनी पड़ती है, वो गुण मेरे पास नहीं है। भगवान करें कि न आए। मैं अपने रंग में बिल्कुल मस्त हूँ। मैं बहुत ऊंचे लेवल पर नहीं हूँ। ऊंचा लेवल आजकल इस तरह से माना जाता है कि मोटा लिफाफा मिले, और नीचे बिल्कुल नहीं हूँ। वायरल इतनी कविता हुई है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है।
लेकिन फिर भी मैं सहज तरीके से चलता हूँ, बहुत ज़्यादा लालच नहीं है मेरे पास, न रहेगी कभी। और जाने को तो सब जगह गया हूँ भाई, जहाँ जहाँ हिंदी कवि सम्मेलन होते हैं सब जगह। तो साथियों, ये थे राधे श्याम भारती जी, एकदम शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के जीवन के बारे में कहा। और अब सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी जो एक कविता की पंक्ति है, मैं गब्बर से बसंती हो गया, क्या इसका आपके जीवन में कोई वास्तविक संबंध है? रहेगा भाई, तो क्या उम्मीद करते हैं मैं बताऊंगा। देखिए, कवि हर स्थितियों से गुजरा नहीं रहता, और ये कविता है मेरे भाई, कहीं जीवन की असलियत नहीं है। और गब्बर से बसंती होने का आशय आपने क्या लगा लिया? गब्बर से बसंती होने का मतलब कि मैं भी अपनी जवानी में कुछ आप लोगों से ज़्यादा ही निखार पर था, अब ऐसा हो गया हूँ, तो गब्बर उस जवानी के निखार का नाम है, और बसंती हो जाना बुढ़ापा है। तो वो तो मैंने अपने ऊपर कहा है, तो उसमें कहीं से कोई व्यक्तिगत तो बात है ही नहीं है। और कवि दूसरे के जीवन, वो जो जिस चीज़ को भुगते नहीं रहता, उसको भी ऐसे कहता है कि जैसे उसने पूरा उसका आनंद लिया है, भुगता है। तभी तो कविता है, और तभी वो संवेदनाएं अगर हम ना उठा सकें समाज से, किसी के व्यक्तिगत जीवन से, किसी घटना से, तो फिर हम किस बात के कवि? हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप जो वो कविता है गब्बर से बसंती हो गया, आप अरे कविता नहीं है, वो 4 लाइन का मुक्तक है। जी जी। और अक्सर कवि सम्मेलनों में ये होता है कि जो बहुत प्रतिष्ठित कवि सम्मेलन है, कहीं कहीं तो नौजवानों की ऐसी भीड़ रहती है कि 1/5 बुजुर्ग रहते हैं। हाँ, 95% नौजवान ही दिखाई पड़ते हैं, और नौजवान तो फिर शांत चित्त होकर के सुनता नहीं, कुछ न कुछ तमाशा करते रहते हैं। तब मैंने ऐसे ही कह दिया था एक जगह, और फिर उसके बाद इतनी प्रसिद्ध हुई ये पंक्तियाँ कि सब जगह डिमांड होती है। मैंने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे अंदर जोश भरा है, वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया। उन नौजवानों से कहा कि उछल रहे हो, ये वक्त का खेल है, तुम्हारे साथ वक्त है, मेरे साथ नहीं है। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना, हर किसी को याद रखना चाहिए कि वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। कुछ अता पता नहीं रह जाता, आज उछल रहे हैं और कल पता लगा कि एकदम लंबा लंबा लेट गए हैं, कोई भरोसा नहीं। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देखकर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको बसंती कर दिया। तो ये तो सबके जीवन में आता है, और कब किसके जीवन में आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो मैंने उसी पर ये पंक्तियाँ कही हैं, मशहूर हैं। तो सर, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को कुछ आप नई पंक्तियाँ जो हास्य व्यंग हैं वो आप देखिए हास्य व्यंग मत सुनिए जी। इस समय तो अभी भी लॉकडाउन का समय चल रहा है। जी। हम लोग घरों में बंद हैं। जी। और नई की बात आपने किया है, तो आप किसी छोटे से बच्चे से कोरोना कह दीजिए तो जानता है कोरोना क्या है। जी जी। आपने साल भर पहले, या अब की बार भी चले हैं लोग, लेकिन साल भर पहले तो बड़ी स्थितियां खराब थी। जी। जो प्रवासी मजदूर थे, बड़े बड़े शहरों से आ रहे थे, तो दिल्ली से 2 व्यक्ति आ रहे थे, 35-40 की उम्र के, पति पत्नी, दोनों के गोद में बच्चे। मैंने उनको रोक लिया सड़क के किनारे, चाय पानी करा के पूछा कि भाई क्या हालत है। तो उन लोगों ने जो बताया, मैं 3-4 मिनट की वो कविता जितनी भी याद है मैं सुना देता हूँ आपको। तो उसने सुनाया कि तो है आप बीती सुनाई का चाचा, हम आपन विपतिया बताई का चाचा, दवाई कोरोना का कल आ जाए, गरीबी के आए दवाई न चाचा। भवा गांव में ना गुजर आए दिल्ली की जिंदगी जाए संवर आए दिल्ली, मिले माई बाबू और लड़कन के रोटी बने एक घर छोड़ी घर आए दिल्ली। न दिल्ली जो आई न पैसा कमाई, तमाई के हम कैसे आँखी खुलाई,
फुलई सांस बाबू के संझा सवेरे दमा कई कहाँ से दवाई ले आई, मगर लगा लॉकडाउन कटा 1 महीना, मुला आगे मुश्किल भय 1 दिन जीना, खटा पूरा 10 साल हम जेकरे खातिर, उ मालिक बहुत निकला निष्ठुर कमीना, मदद का करत खाली करवाएस कोठरी, चले लाद मुड़वा पर कथरी और गुदरी, मदद सारी सरकारी नामई भरे कई, हकीकत में जैसन सुना नाही उतरी, हम दोनों परानी चले धीर बांधे, लिहे कोरा लड़का धरे गठरी कांधे, केस बेरुखी ऐसन शासन प्रशासन लहू तनक बह ग पसीना के साथे, बिगड़ गए अचानक जिंदगिया का खेला, मिला राह में हमारे जैसन क मेला, सभई पर मुसीबत करित कैसे आशा, संगे दुई गदेला न जेबा में धेला, न जाने किहा पाप काँव जन्म माँ, न जाने लिखा का ब हमरे करम माँ, गिरई चाहे बिजुरी परई चाहे पाथर, चुरई हमरे मुड़वई नरम माँ गरम माँ, बहुत नीक सोचे जहाजिया उड़ाए। देखिए विदेशों से भी जो विदेश में फंसे थे भारतवासी, उनको जहाज से ले आया गया, तो वो कह रहा है मजदूर कि बहुत नीक सोचे जहाजिया उड़ाए, रहा जिकरे पैसा विदेशवा से आए, बनावाई हम ही सड़क चिक्कन चिक्कन सड़किया पर पैदल चले हम न पाए, न हम चाही बंगला न हाथी न घोड़ा, गुजर होई जेहमा मिले हमका थोड़ा, मुलार के उन पुछोइया धूमिल समल सकल का, इजग मारे नंगी बदनिया पकोड़ा, कपरवा परी भीड़ सबसे जियादा, इभुइया कहम भार सबसे जियादा, हमें देखें ऐसे ये आफत के जैसे कि हम ही गुनहगार सबसे जियादा, इजियरा में अब धीर नाही परत बा, मुला का करी कुछ न बा अपने बस का, अब 3 दिन का सफ़र बा, ए चाचा घरे माई बाबू तकत हुई ही रास्ता, मदद का करे हमारी सरकार चाचा, बा अखिया के आगे अब अनहियार चाचा, वही दुनिया के मालिक जियावें या मारें, उन्हें छोड़ी अब के मददगार चाचा। बहुत थोड़े में इसको सुना दिया मैंने, थोड़ी बड़ी कविता है, और कारण ये भी है कि बिना प्रैक्टिस के हैं हम लोग, साल भर से पढ़े हुए हैं, घर में बंद और सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, तो ये अवधि की रचना रही, इसको कहीं सुनाया नहीं। जिस तरीके से आप जिस लहजे में आप कवि सम्मेलन में सुनाते हैं, कुछ एक ऐसी पंक्ति आप सुनाइए, चाहे वो हास्य व्यंग हो चाहे जो भी हो, आप जिस लहजे में सुनाते हैं उस लहजे में एक बार सुना दीजिए। लहजा ये करुण रस में थी कविता, और लहजा तो ये भी खराब नहीं था। नहीं वो तो सही है, लेकिन अब लहजा माने मैं जो आपकी 2 कविताएं, देखिए जरूरी नहीं है कि वो नहीं हो, जो वायरल हुई है वो वही कविता आप सुना दीजिए, जो व्यंग है तो उस लहजे में सुनना चाहते हैं। अब प्योर व्यंग सुनिए, प्योर व्यंग सुनिए, प्योर व्यंग सुनिए। हालांकि जिस तरह से आप सुनना चाहते हैं ना भाई, जी जी, देखिए ऐसे एक्टिंग करना, हाँ, और किसी से झगड़ा हो रही है आपकी, तब आप जिस रुआब से उसको कहेंगे मार देंगे अभी, वो ऐसे नहीं आता, फर्क रहता है। अच्छा, हम लोगों को फर्क नहीं रहता है, मगर जब वो कवि सम्मेलन का माइक मिलता है, तब माइक मिलता है, ऑडियंस रहती है, तो कुछ अलग हाँ, ही रहता है। वो अलग बात होती है। फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिना संदर्भ के सुनिए कि मेरे साथ कक्षा 1 से 10 तक वो पढ़े हैं, वो मेरे साथ कक्षा 1 से 10 तक पढ़े हैं, 10वीं में फेल हो गए, फिर नहीं पढ़े, नेतागिरी की तरफ बढ़े। व्यंग सुना रहा हूँ आपको, अब इसमें हंसी आ जाए तो अलग चीज़ है कि वो कक्षा 1 से 10 तक मेरे साथ पढ़े हैं, 10वीं में फेल हो गए, फिर नहीं पढ़े, नेतागिरी की तरफ बढ़े। अरे वही मेरे मित्र जुगाड़ी लाल, कमाल, संतरी बनने की उम्मीद नहीं थी, मंत्री हैं। उस दिन कई सभाएं करके लौटे थे, दिन भर देश 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 किए थे, शाम को देसी लिए थे। मूड बना था, मुझे देखते ही बोले, आओ 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 मेरे बचपन के मित्र, व्यंगकार राधे श्याम भारती, मंचों से मेरे ऊपर खूब व्यंग कसते हो, हाँ, याद रखना किसी दिन उतर जाएगी आरती। लोगों को जगाने चले हो, कुछ समझ में आता है, मुर्गा जगाने के लिए चिल्लाता है, काटा जाता है।
अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मत घबराओ, तुम मत घबराओ, आओ, तुम तो मेरे मित्र हो। और मित्र पर तो हम कृष्ण जी से भी ज्यादा ध्यान देते हैं। कृष्ण जी ने सुदामा की कांख से पोटली खींची थी, हम अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाकर उसकी लंगोटी खींच लेते हैं। अरे हमने बड़ी मेहनत की है जनाब, तब जानते हैं कि कहाँ फेयर एंड लवली लगना है, कहाँ खिजाब, कब दुम हिलाना, कब गुर्राना, कब भौंकना, कब काटना है, कैसे रास्ते पर लाना, कैसे रास्ते से हटाना है। और क्या समझते हो, हम ऐसे ही तार जैसा तन गए हैं क्या? सुदामा से डायरेक्ट द्वारिकाधीश बन गए हैं? कठिन तपस्या के बाद तब हमें सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। अब हम सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष। नजर भर कर देख लें तो चेक पर किए गए दस्तखत की स्याही उड़ जाए, उंगली का इशारा कर दें तो 10 दिशाओं की पवन ठिठके, बेर खाकर जहां गुठली थूके बरगद जमे। तो इस तरह का कड़ा व्यंग है। अब ये बड़ी कविता है। सर, आज मंचों पर जो अश्लीलता फूहड़ता भरे व्यंग कवियों द्वारा परोसी जा रही, इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना है? बड़ा तीखा सवाल है आपका और बड़ा ही अर्थपूर्ण है। ये सच है, सच्चाई है ये कि कवि अपना जो उसका स्तर होना चाहिए उससे नीचे आ गया है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत अगर आप बात करते हैं तो मेरे वीडियोज पड़े हुए हैं यूट्यूब पर कितने, आप देखिए। मेरा ये मानना है कि लोग हंसें इसके लिए मैं नंगा हो जाऊं, ये मुझको कभी भी स्वीकार नहीं है। कवि का धर्म, हम चाहे जिस रस में जाएं उसे निभाना चाहिए कवि को, ये हमेशा मुझको मेरे दिमाग में रहता है। मैं कोशिश करता हूं कि कोई व्यक्ति मेरी बातों पर उंगली न उठाए फूहड़ कह के, भले वो कम हंसे कोई बात नहीं, लेकिन उसको हंसाने के लिए हम अपने स्तरहीनता करें, वो मुझको कहीं से भी स्वीकार नहीं। और मैं कहूँगा लोगों से भी कि थोड़ा सा लोग कम हंसेंगे कोई बात नहीं, लेकिन उसी में से 2-4 लोगों ने अगर कह दिया कि अरे भाई ये कौन सी बात हुई, ये कोई कविता है, तो फिर वहाँ तो डूब मरने की बात होती है। तो मैं इस चीज़ से बचता हूँ और लोगों से भी कहता हूँ कि ऐसा कुछ हम ना करें जिस पर लोग उंगली उठाएं और समाज में गलत संदेश जाए, नौजवान पीढ़ी गलत दिशा में जाए। ऐसा हमें पैसे के लालच में या सस्ती वाहवाही के लालच में नहीं करना चाहिए। जो हास्य कवि हैं, साहित्यकार हैं, तो देख रहे हैं कि बहुत कम लोग निकल रहे हैं। जो युवा हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई जो कवि बनना चाहते हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये कोई इस तरह का विषय नहीं है कि क्लास में पढ़ाया जाए तो लोग पढ़ लें। किसी को कवि बनाया नहीं जा सकता, थोड़ा सुधारा जा सकता है। देखिए, जूता अच्छे चमड़े का बना हुआ है ना, तो उसमें पॉलिश करके चमक लाई जा सकती है, लेकिन अगर तरबूज के छिलके का बना है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कविता तो आदमी के हृदय में पहले से ईश्वर प्रदत्त है, ये गॉड गिफ्टेड जिसको कहते हैं आप, वही है। हाँ, उसको थोड़ा सा कहीं से इधर उधर रास्ते से है तो ठीक रास्ते पर ला सकते हैं हम लोग, गाइड कर सकते हैं, वो आदमी माने ना माने। जहाँ तक और जो हमारा युवा वर्ग आ रहा है कविता के क्षेत्र में, उससे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि समाज पहले है, सच्चाई पहले है, नितांत अर्थयुग है, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन इस अर्थयुग में भी हमारा जो कर्तव्य है, हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो फिर कवि कहलाने का हकदार नहीं है। जी। आप जैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, 1995 आपने बताया है, तो जो आज की सरकार है, यानी भाजपा मोदी की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात याद रखिएगा कि
कवि वही है जो निष्पक्ष बातें करे। हालांकि ऐसा है नहीं, हमारे कविता के मंच पर भी खेमे बटे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी प्रसिद्धि है, जो मेरी जान पहचान है, जो जिस तरह से मुझे जानते हैं लोग, तो मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, किसी का सीधा विरोधी नहीं हूँ। कुछ चीज़ें ये गवर्नमेंट ठीक कर रही है। अब जैसे अभी ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें आप देखिए तो योगी जी ने अभी महीने भर से बहुत दौड़ धूप की है, ठीक लगा, ये अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन साल भर से यही गवर्नमेंट जो सोई रही है, ठीक ठाक इसने प्रबंध नहीं किया, तो मैं कहूँगा कि वहाँ चूक कर गई है ये गवर्नमेंट। तो अच्छाई बुराई सब जगह है, उसमें अपील भी मैं यही करूँगा लोगों से कि खुले निगाह से देखें क्या कहाँ कमियां हैं और क्या कहाँ अच्छाइयाँ हैं। उसको निष्पक्ष हो करके जब कहेंगे और उस तरह से तर्क वितर्क होगा, तभी बढ़िया बातें निकल करके सामने आएंगी। साथियों नमस्कार, मैं अच्छे लाल। अभी हम बात कर रहे थे राधे श्याम भारती जी, जो एक हास्य कवि हैं और बहुत सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।